मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम वसीम लुइस है और मैं अपने नाजरीन को प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा भी है में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आप ये प्रोग्राम पिछले 5 साल से हमारे नीदरलैंड्स स्टूडियो से देख रहे थे। इस प्रोग्राम को जनाब वाटसन गिल साहब होस्ट करते थे, लेकिन अब वो अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से इस प्रोग्राम को कंटिन्यू नहीं कर सके। फिर कुछ देर इस प्रोग्राम को जनाब गेस्पर डैनियल साहब ने भी होस्ट किया और अब ये मौका मुझे दिया गया है कि मैं इस प्रोग्राम को होस्ट करूं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं BTL टीम का और खुदावंद का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने पाकिस्तानी अक़लीतों और स्पेशली मसीही बहन भाइयों की आवाज़ बन सकूं। नाजरीन, इस प्रोग्राम के हवाला से हम लोगों ने बहुत ही मुख्तलिफ इशू पे बात की है और ऐसे मसाइल को उजागर किया है जो पाकिस्तान में अक़लीतों के साथ होते थे, और हमने उनकी आवाज़ बनकर उन मसाइल को हल भी किया है। इसी तरह नाजरीन, आज का प्रोग्राम जो है वो सेनेट की कामा कमेटी में एक बिल पेश किया गया था अक़लीतों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाला से, और उस बिल को स्टैंडिंग कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया। तो इस बिल पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे जनाब गेस्पर डैनियल साहब। ये एक समाजी तज्ज़ियाकार हैं। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैमुअल नदीम, ये मसीहा मिल्लत पार्टी के स्पोक पर्सन हैं। और लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब डॉक्टर प्रोफेसर साबर माइकल, ये भी एक समाजी तज्ज़ियाकार हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं अपने अक़लीतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और सबसे पहले मैं अपने तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ कि वेलकम टू ऑल प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा भी है में। थैंक यू वसीम। सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने ये कुर्सी संभाली। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि इस बिल के हवाला से जो इस बिल का पेश करने का मकसद था वो जो फोर्स कन्वर्जन है और कम उम्री की शादी और जो हमारे जबरन जिनको इस्लाम कबूल करवाया जाता है और नौकरियों और एजुकेशन के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे अक़लीतों के, उनके मुतालिक ये बिल था जो सेनेट में पेश किया गया। तो इस बिल को रिजेक्ट करने के क्या मकसद थे और क्यों रिजेक्ट किया गया, आज जो हमारे साथ मेहमान हैं उनके साथ हम इस बात को डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले जनाब गेस्पर डैनियल साहब से जानना चाहूँगा कि आखिर क्या वजह हुई कि इस बिल को रिजेक्ट किया गया। सबसे पहले तो मेरे ख़्याल में मैं ये समझता हूँ कि जो ये कमेटी बनाई गई ये ही दुरुस्त नहीं थी। ठीक है, इसमें इस कमेटी में सबसे पहले तो ये था कि जो फोर्स कन्वर्जन और ये सब कुछ आ रहे हैं, उनकी आंखें इतनी बंद थी इस कमेटी की कि उन्हें ये नज़र ही नहीं आया कि पाकिस्तान के ग्राउंड पे क्या मसाइल है, पाकिस्तान में क्या अक़लियतों के साथ हो रहा है। अगर उन्हें नज़र आता होता तो शायद वो रिजेक्ट इस बिल को ना करते, बल्कि हमायत में इसे पास किया जाता। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि मतलब कमेटी भी उन्हीं की और पास करने वाले भी वही। मेरा सवाल आपसे ये है कि आया इस कमेटी में जो कुछ अक़लीतों के मेंबरान्स को शामिल नहीं किया गया था कि वो भी इसमें शामिल थे? मेरे ख्याल में तो अक़लीतों के मेंबरान्स को जब ये एक कमेटी बनाई गई थी इसमें उन्होंने इनवाइट तो किया था जी जी सब मेंबरान को, लेकिन हमारे मेंबरान जो थे वो तो ऑलरेडी, मैं अब क्या बोलूं कि उनका तो कोई मतलब वो ही नहीं था कि उन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया कि वो इस कमेटी में इस बजट वाले दिन, जिस दिन ये बजट मैं कह रहा हूँ, जिस दिन ये पेश किया गया बिल, उस दिन वो जाएं और उसको अपनी मौजूदगी में अपनी भरपूर कुव्वत दिखाएं और उसे पास करवाएं। ऐसा नहीं हो पाया। मैं लाइन पर जो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर साबर माइकल साहब, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आखिर उनको क्या लगता है कि इस बिल को किस वजह से रिजेक्ट किया गया। जी डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन के लिए तो समझाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस और तरबियत की और मालूमात की खासी कमी होती है, ये बताना चाहता हूँ कि देखें, पाकिस्तान का जो पार्लिमानी निज़ाम है 2 ऐवानों पर मुश्तमिल है, कौमी असम्बली और सेनेट, और कोई भी बिल किसी भी ऐवान में पेश किया जा सकता है। हुआ ये है कि ये बिल जावेद अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने इसे पेश किया, और ये बिल बेसिकली एक, हर बिल जब पेश होता है तो जब उसको टेबल किया जाता है उसके बाद ये स्टैंडिंग कमेटी, कायमा कमेटी के पास भेज दिया जाता है ताकि वो इस कानून की निटी-ग्रिटी जो है वो फाइनल करे। और ये जो कमेटी होती है, कायमा कमेटी, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की प्रोपोर्शनेट नुमाइंदगी के तहत बनाई जाती है और तमाम पार्टियों को उसमें नुमाइंदगी दी जाती है। और ये पार्टियों का प्रीरोगेटिव होता है कि वो किस
अक़लियती रुकन को इसमें शामिल करते हैं। ये जैसे कि गैस्पर भाई ने कहा था कि ये कमेटी, ये एक स्टैंडिंग कमेटी है, ये एक सेनेट के या कौमी असम्बली के वजूद में आने के फौरन बाद ही बन जाती है। तो इस कमेटी में असल में हुआ यूं कि ये कमेटी इसमें जो अरकान शामिल थे बेसिकली, वो आप सब जानते हैं कि हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा सेनेटर कृष्णा कुमारी को, जिन्होंने बिल्कुल। इस बिल के रिजेक्शन के जी ऊपर एहतजाज किया, एतराज किया। वो मेरी कोलीग रही हैं नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स में। तो मैंने उससे डिटेल में ये मालूम करना चाहा कि हुआ क्या था उस कमेटी में। तो बाकी खबरें तो आप सबको पता है कि किस तरह वो डायलॉग हुए कि प्रोफेसर नहीं, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, जिनका ताल्लुक के जमीयत उलमा इस्लाम से है, फे से, GUI फे से, तो उन्होंने इस बिल को रिजेक्ट करने के लिए कहा और सेनेटर कृष्णा कुमारी ने बड़ी हिम्मत दिखा के ये कहा कि भाई आप ये बिल, इसका मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसके बावजूद आप इसको क्यों रिजेक्ट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी कि नहीं नहीं, माइनॉरिटीज ऑलरेडी ओवर प्रोटेक्टेड हैं, ओवर पैम्पर्ड हैं, और याद रखें ये कानून एक्चुअली ह्यूमन राइट्स कमेटी में जाना चाहिए था उसकी वेटिंग के लिए, उसकी निटी ग्रिटी चेक करने के लिए, लेकिन ये मामला भेज दिया रिलीजियस अफेयर्स कमेटी को। भाई रिलीजियस अफेयर्स कमेटी जो है वो इस्लामी मामलात को देखने के लिए है। इस कानून को अगर मजहबी नुक्ता नजर से वेट करना था तो इसको जाना चाहिए था ह्यूमन राइट्स कमेटी की वेटिंग के बाद ये जाती इस्लामी नजरियाती काउंसिल में। मैं जाती तौर पे फील करता हूँ कि ये सेनेट की रिलीजियस अफेयर्स कमेटी को भेज दिया गया। तो इसमें सबसे दुख की बात यह है कि हमारे सेनेटर कामरान माइकल साहब, वो भी इस कमेटी के मेंबर हैं। ये कमेटी बनाई नहीं जाती, ये कमेटी ऑलरेडी शुरू में फॉर्म हो जाती है, और हमारे ये जो कमेटी के मेंबरान हैं इनको अच्छा खासा TADA मिलता है इनके ऊपर, कमेटीज के मेंबर होने की वजह से। तो उसमें बहरहाल जो मुझे सेनेटर साहिबा ने बताया है कि सेनेटर साहब को कहने के बावजूद भी वो तशरीफ नहीं ला सके, हालांकि सेनेटर कृष्णा कुमारी ने ये वाकई एक दिलखराश बात है। मुझे कहने दें प्लीज। उन्होंने ये कहा कि मैं जूनियर हूं, आप सीनियर हैं, आप आए, हम मिलकर डिफेंड करें, लेकिन सेनेटर कामरान माइकल साहब उस दिन नहीं पहुंचे। मैं मीडिया में ये बात उठा रहा हूं, लेकिन सेनेटर साहब ने अब तक किस चीज का जवाब नहीं दिया। अब ये बिल रिजेक्ट क्यों हुआ, ये बेसिकली एक माइंडसेट है। प्रोफेसर हैदरी साहब वो उस कमेटी के मेंबर थे, और आपको पता है कि वो एक सख्त गिर मौकफ की हामी जमात है जमीयत उलमा फे। मैं ये चाहता हूं कि बाजी आसिया नासिर जैसे लोग भी अब्दुल गफूर हैदरी साहब से पूछें कि क्या वजह हुई कि उन्होंने अक़लियतों के बारे में इतना सख्त मौकफ इख्तियार किया, कि जब उन्होंने कहा, सेनेटर कृष्णा कुमारी ने कहा कि इसका मतलब मैं ये समझूं कि अक़लियतों को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं, तो उसने कहा जी जो मर्जी समझना समझ। उन्होंने ये कहा बहुत ही अफसोसनाक बात हुई सेनेट में। सबसे मुझे जो प्रोफेसर साहब की बात सुन के जो मुझे सबसे ज़्यादा नाज़रीन अफसोस हुआ, वो इस बात पे हुआ कि सेनेटर कामरान माइकल इस कमेटी में थे पर वो शामिल ही नहीं हुए। और ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि हमारे अपने ही जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे बढ़ के साथ नहीं देते हैं। मेरे ख्याल में साबरा माइकल साहब, दिसंबर में कामरान माइकल साहब ने एक अपना बयान दिया था, अखबार जंग में आया है कि पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ है। तो उन्होंने मेरे ख्याल में ना जाकर अपनी इस बात का पास रखा है। आई थिंक उन्होंने अपने मुस्लिम लीग के आकाओं को खुश किया है, और उन्होंने ये कहा, जब थाईलैंड में सेनेटर कामरान माइकल साहब और अनवर फजल साहब तशरीफ ले गए थे, पास्टर अनवर फजल साहब, इन्होंने थाईलैंड में जाकर भी यही कहा था जब ये मिनिस्टर मौसूफ होते थे कि नहीं, ये सब लोग झूठे केस हैं, ये ऐसे आए हुए हैं, पाकिस्तान में तो दूध और शहद की नहरें बहती हैं अक़लियतों के लिए। ये सिस्टम के लोग हैं, सिस्टम के परवरदा हैं, और ये असल में मैं बहस को दूसरी तरफ लेके जाना नहीं चाहता। आजकल कुछ दोस्त मुझसे नाराज होते हैं, फिर मेरे करीबी जो हैं, कि ये सिस्टम के परवरदा, ये सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है अक़लियतों का कि ना आप जिंदा रह सको ना मर सको। नुमाइंदगी दे दी दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन उनकी कोई हैसियत, कोई औकात, कोई पावर्स नहीं है उनकी कि वो बोल सके। बिल्कुल सिलेक्शन से ये आप देखें होते हैं जी।
देखें साबर माइकल साहब और वसीम, रिसेंटली जी जो वाकयात हो रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान में, जी। ठीक है, इस कमेटी जब ये बनी या बिल जा रहा है, इसी दौरान में इतने मसाइल हुए हैं अकलियतों के साथ, स्पेशली मसीहों के साथ। राजा आरजू का केस, पंजाब में 3-4 केस हुए, जी, 2 बहनों ठीक को है, कत्ल कर 2 दिया गया। बहनों को कत्ल जी, कर बिल्कुल। दिया गया, जी जी ठीक है, घरों पर कब्जे हो रहे हैं, जी, जी। मसीही आबादियों पर चर्चिस तोड़े जा जी, रहे जी, हैं, ठीक है। उसके बावजूद अगर ये कमेटी ये तय कर लेती है कि मतलब उन्हें तहफ़्फ़ुज़ है, तहफ़्फ़ुज़ है, मसीह बच्चियों को- ये हमारी कौम के लिए, हमारे पॉलिटिशियंस के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि आया क्यों जब बड़े ऐवानों में लोग जाते हैं तो वो हमारी आवाज़ नहीं बन सकते। नदीम साहब, आप इस बारे में क्या ख्यालात रखते हैं? मुझे ये इस बात की हैरानगी होती है कि अगर मौलाना अब्दुल गफूर कादरी साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मसीह अक़लीतों को पहले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हैं, तो फिर इस बिल पे इनको क्या एतराज़ है कि ये भी बिल अगर वो पास करते हैं तो इसमें इनको क्या फ़र्क पड़ता है? फिर वो फ़र्क ये पड़ेगा कि वो जो कम उम्र की लड़कियां, उनसे शादी नहीं हो सकेगी। फ़र्क ये पड़ेगा कि जबरी किसी मुसलमान नहीं हो सकते, तो फ़र्क तो पड़ेगा ना। तो ये तो फिर पाकिस्तानी अक़लियतों के साथ सरासर ज़्यादती है, क्योंकि पाकिस्तानी अक़लियतें भी पाकिस्तानी शहरी हैं और उनको भी वही हकूक़ हासिल हैं जो दूसरे मुसलमान लोगों को हकूक़ हासिल हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें तो बराबर के हकूक़ दिखाए जाते हैं, लेकिन हमारी जो ग्रास रूट रियलिटी है वो डिफरेंट है। तो मैं गैसपुर साहब से जानना चाहूँगा कि आखिर ये जब हमारा जो कानून है वो हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हमें बराबरी के हकूक़ हासिल है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं या ग्रास रूट लेवल पे आते हैं तो ये हकूक़ हमें हासिल नहीं होते। इसकी क्या वजह है? देखें, ये कानून जितने भी हैं ये किताबों तक हैं, ठीक है, किताबी कानून है। हाँ, किताबी कानून है, ठीक है। और अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको डिफरेंट कानून मिलेगा, जी ठीक है। आप पुलिस के पास जाएंगे, एक डिफरेंट कानून है, जी ठीक है। आप पार्लियामेंट में जाएंगे, एक डिफरेंट कानून है, जी। लेकिन जो ग्राउंड पे हो रहा है वो तो टोटली हर बंदा देख रहा है। वो जज भी देख रहा है, वो आपका पुलिस भी देख रही है, वो आपके मतलब जितने भी एक्ट्स हैं सारे देख रहे जी। हैं। लेकिन मसला ये है कि उसे कोई मतलब कबूल नहीं करता, जी, उसे कोई जी। मानता नहीं है। जी। जी साबर माइकल भाई, मैं दुरुस्त कह रहा हूं? मैं ये अर्ज करना चाह रहा था, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, क्यों नहीं होता, ये है असल में मैटर रिट ऑफ द लॉ की, रूल ऑफ द लॉ की। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से है जहां कानून साजी बहुत ज्यादा की जाती है, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए हर चीज के ऊपर कानून बना जी। दिया जाता है, लेकिन उस कानून के ऊपर अमल दरामद जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जी। रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो बहुत कमजोर है और हुकूमत असल में कानून पर अमल दरामद जो है वो नहीं करवा पाती। ये जो माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल की रिजेक्शन है, मैं ये कतन नहीं समझता कि इसमें रियासत की कोई मेलाफाइड इंटेंशन है। मैं ये समझता हूँ कि उस पार्टी, उस पॉलिटिकल, उस रिलीजियस अफेयर्स कमेटी की कॉम्पोजिशन ऐसी थी कि वहाँ मुस्लिम लीग नून और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और ये सारे लोगों ने मिल के इसको रिजेक्ट कर दिया, हालांकि मतलब पीटीआई के लोगों ने शायद उसे सपोर्ट किया था। तो मैं ये हैरान हूँ कि मतलब हमें इस चीज पे बड़ा ट्रिकी होके चलना चाहिए। मैं ये महसूस करता हूँ कि रियासती इदारे जो हैं शायद उनकी तरफ से इतने मसाइल नहीं हैं, लेकिन हुकूमती जो सेटअप है, जो हुकूमत के कारिंदे हैं, नुमाइंदे हैं, अफसरान हैं, जो पार्लियामेंटेरियन हैं, उनकी तरफ से इश्यूज आते हैं, क्योंकि रियासत जो है उसने खुद तो एक्ट करना नहीं होता, इन्हीं के थ्रू करना होता है। इनकी वजह से ये प्रॉब्लम नजर आ रहा है। जी जी रियासत इटसेल्फ अगर आप देखें तो वो हमारे बहुत सारे मुस्लिम जो दोस्त हैं, उनकी जो मेजोरिटी के लिए जनरल कवानीन बने हुए हैं, उनके ऊपर भी प्रॉपर अमल नहीं हो पा रहा। लेकिन आज मैं ना इस प्रोग्राम की वसातत से, यकीनन बीटीएल की टीम बड़ी एक्टिव है, ये बता देना चाहता हूँ मैं खुशी की खबर भी कि आपने फराह शाहीन का केस सुना होगा। आज जज साहब ने फराह शाहीन के बयान पर उसको अपने वालिदैन के साथ भेज दिया। डॉक्टर साहब मैं कतई कलामी चाहता हूँ, हम अपनी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी एक वक्त हुआ है ब्रेक का। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमारे जो जितने भी गेस्ट थे वो भरपूर तरीके से इस बात को आपके सामने रख रहे हैं कि कैसे अक़लीतों के साथ अवान बाला में
ज़्यादतियाँ होती हैं। तो नाज़रीन, वक्त हुआ अभी ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वी लाइक बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी नाजरीन, वेलकम बैक। प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा भी है में। नाजरीन, जैसा कि हम अपने बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब डॉक्टर प्रोफेसर माइकल साबर साहब से बात कर रहे थे, और वो एक बहन शाहीन के हवाले से बात कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे शाहीन के हवाले से, तो क्या आप देख कहेंगे, आप हमारे साथ शेयर करेंगे वो बात? जी बेटा, ऐसा है कि हमारे जो BTL के नाजरीन हैं और समाईन हैं, वो बड़ी अच्छी तरह गा है कि पाकिस्तान में एक 13 साल बच्ची फराह शाहीन का भी फोर्स कन्वर्जन का केस चल रहा था, फोर्स मैरिज का केस चल रहा था। तो आज सेशन जज ने उस बच्ची का बयान लिया और उस बच्ची ने कहा कि वो अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती है, तो उसे वालिदैन के साथ भेज दिया गया। तो ये केस मैं आज इसलिए आप सबकी तवज्जो में ला रहा हूँ कि हमने देखा था कि आरजू वाले केस में आरजू नहीं मान रही थी। तो हम खुद भी सीखते रहते हैं एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, तो मैं ये एजुकेट करना चाहता हूँ। मेरे एक वकील दोस्त हैं आतिफ जमील पगन साहब फैसलाबाद से, अभी पिछले दिनों इस्लामाबाद में हम लोग प्रेसिडेंट हाउस गए हुए थे, तो उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की, क्योंकि ज़ाहिर है हम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, बाद का थोड़ा इमोशनली चीज़ों को डील करते हैं। तो वो कहने लगे कि असल में मामला उसमें आरजू केस में ये था कि रियासत ये चाहती थी कि आरजू को तहफ़्फ़ुज़ मिले, तब उसने उसको दारुल अमान में भेज दिया था। लेकिन देखें, अब फराह शाहीन ने वहां ये कहा, क्योंकि रियासत प्रोटेक्ट करती है, रियासत जिम्मेदार है उसकी जान की। क्योंकि अगर ठीक है, मैं उनसे ये कह रहा था कि वो बच्ची सुई जुरिस नहीं है, वो अपने राइट्स इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने ये बताया कि कानूनी तौर पर उस बच्ची की राय को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक जिंदा और जागती एक बच्ची है, समझती है सारे मामलात को। ठीक है, इसके ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन बहरहाल हमें ये एक साई ऑफ होप है, यानी अच्छी उम्मीद है, हमारे पास उम्मीद की किरण है कि एक बच्ची है कि उसको अपने पेरेंट्स के साथ जाने का मौका मिला। मैं इससे अवेयर नहीं हूँ कि शाम तक क्या मामला था, लेकिन दोपहर को ये खबर आ गई थी भारत। हेलो जी 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 आप कंटिन्यू करें। लेकिन साबिर साहब, मेरा एक सवाल है कि रियासत जो है वो आरजू राजा को क्यों नहीं उसने पेरेंट्स को जो है वो स्पुर्दगी की, जबकि पेरेंट ने भी कहा एक लम्हे पर आके आरजू राजा भी उनके पास जाने को तैयार हो गई थी। नहीं गैस्पर भाई, नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस स्टेज में ऐसी कोई स्टेज नहीं आई इस केस में कि जब आरजू ने ये कहा हो कि वो अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती है। अब तक ऐसी कोई स्टेज नहीं आई। मसला ये है, हम एंग्लो सैक्सन लॉ को फॉलो करते हैं। एंग्लो सैक्सन लॉ में किसी भी जो फरीक है उसकी राय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसकी कस्टडी रियासत ने ले ली थी। अगर वो बच्ची, मैं आपको प्राइवेटली ये बता चुका हूं कि जिन दिनों में हमारी जो कोर कमेटी कैथलिक चर्च और चर्च ऑफ पाकिस्तान और दीगर की बनी थी, जब उससे नेगोशिएशन हो रही थी हमारी गवर्नमेंट के साथ, तो इट वाज डिसाइडेड कि वो बच्ची जो है वो चली जाएगी अपने पेरेंट्स के साथ। और मैंने याद है आपको डिस्कस किया था कि मैं और फादर साले डागो और हम बहुत बड़े डेस्परेट हुए थे जब उस बच्ची से जज ने पूछा। जज ने सवाल क्या किया था बच्ची से? जज ने ये नहीं कहा कि आप किसके साथ जाना चाहती हो। जज ने सवाल किया, आप अपने पेरेंट के साथ जाना चाहती हो? उसने कहा नहीं, मैं अली रजा के साथ जाना चाहती हूँ। हाँ, ये अलग सवाल है कि किस तरह उस बच्ची को हेप्नेटाइज किया गया है, जादू किया गया है, या किस तरह से उसको फूल बनाया गया है, या किस तरह से उसको ज़हनी तौर पर काबिज कर लिया गया है, ये दीगर सवाल है। लेकिन वो बच्ची ने आज तक इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया कि वो पेरेंट्स के साथ जाना चाहती है। क्या वो डरी हुई है, उसको सिखाया गया है, डराया गया है, धमकाया गया है? ये प्रोब होना बाकी है। क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि बाजी गजाला एक समात में उसकी माँ को उसके सामने लेके गई और उस बच्ची ने दूसरी तरफ मुंह फेर दिया।
तो ये हमें जरा थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहिए, क्योंकि रियासत इन मामलात में आजकल काफी प्रो माइनॉरिटी स्टांस लेती है और हर मुमकिन कोशिश करती है कि मतलब चीजों को कवर करने की कोशिश चीज़ों की को जाए, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। लेकिन जी, जी। जब अपने ही बाज़-औक़ात प्रॉब्लम हो तो उसमें फिर मुश्किल हो जाती है। मेरे ख्याल में वसीम एंड साबर जी, मेरा ये ख्याल ये है जी। कि रियासत तो चलो अपना रोल अदा कर रही जी, है, जी। लेकिन हमारे मुंतखब नुमाइंदे जी। जैसे कामरान माइकल जी, है बिल्कुल। और एक और पीपल्स पार्टी के नारडीन साहब, सेनेटर भी हैं, जी। ठीक है, वो भी, उनका रोल कहीं नज़र नहीं आता। अभी रिसेंटली मुझे बड़ी शर्म से ये बात शेयर करनी पड़ रही है पूरी कम्युनिटी के साथ कि हमारे ह्यूमन राइट मिनिस्टर जो पंजाब के हैं जी। उन्हें बहुत दुख हुआ इस बिल का रिजेक्ट होने का। उन्हें दुख नहीं हुआ जी। जितना उन्हें दुख हुआ कि इंडिया ने सिखों को पाकिस्तान अपनी वो क्या दरबार में आने के लिए मना किया है। जी। क्यों साबिर माइकल साहब, सही कह रहा हूं मैं ना? कि वो फार्मर मूवमेंट के हवाले से बात है, वो जहाँ किसानों की मूवमेंट चल रही है, तो वहाँ जी, जी, इंडिया में किसानों की मूवमेंट भी चल रही है उनके बिल के हवाले ज्यादा से। जो फार्मर हैं वो सिख कम्युनिटी से हैं, तो उनके ऊपर जी। तशद्दुद हो रहा है और हम भी उसकी ज़ाहिर है कड़े अल्फाज में तनकीद करते हैं कि जो फार्मर्स के साथ वहाँ किया जा रहा है किसानों के साथ, लेकिन उसको उन्होंने ये रंग दिया। और एक और चीज आपको मैं क्लियर करूं जरा, असल में लाहौर में पंजाब असेंबली में एक फोर्स कन्वर्जन के हवाले से एक बिल जो है वो सबमिट करने की कोशिश की थी, वो रिजेक्ट हुआ। पंजाब वाला बिल अलहदा है और सेनेट का बिल अलहदा है। जी, जी, ये दो फर्क बिल हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी बिल्कुल, ये दो बिल हैं और असल में इजाज अगस्टिन आलिम साहब वो इसका काफी क्रेडिट लेना चाहते थे, लेकिन वो टेबल भी नहीं जी। कर सके उस बिल को। ओह, हेलो हेलो। जी जी हेलो जी जी, मुझे लग रहा है कि साबिर माइकल साहब के साथ हमारा राब्ता जो है मुनक़ता हो गया। हेलो हेलो हेलो। जी, 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 बोले बोले जी साबिर माइकल साहब। जी जी जी, बस मैं यही कहना चाह रहा था कि वो दो डिफरेंट लॉज हैं। माइनॉरिटी जी, 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 प्रोटेक्शन बिल्कुल बिल बिल्कुल अलग है ठीक और बोल रहे हैं आप। वो कन्वर्जन का बिल एक सेनेट पंजाब में पेश किया गया और एक पंजाब अलहदा असेंबली है। में पेश किया गया। जी जी जी। मेरे मैं यही पास ऑन गेस्पर डेनियल साहब की तरफ करूंगा क्वेश्चन अपना, कि आपको क्या लगता है कि ये जो हमारे नुमाइंदे हैं आखिर इनकी इसकी बैकग्राउंड क्या है कि वो सेनेट में जाकर या पंजाब असेंबली में जाकर या नेशनल असेंबली में जाकर हमारी आवाज़ क्यों नहीं बनते हैं? असल में पहले तो हमारे जो मतलब नुमाइंदगान हैं उन्हें अपनी जिम्मेदारी को समझना है। जी। ठीक है, एक बात। नंबर दो कि उन्हें ये समझना है कि वो किस कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर जी, रहे हैं। जी। उन्हें तो यही नहीं पता होता वो किन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे जी। हैं। जब वो पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो वो पार्टी के लिए बोलेंगे। जी, बिल्कुल। तो जब वो कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो कम्युनिटी की मतलब तरफ बोलेंगे ना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो हमारी कम्युनिटी उनको सिलेक्ट ही नहीं करती है, बल्कि उनको पार्टी सेलेक्ट करती है। अगर हमारी कम्युनिटी सेलेक्ट करेगी, अगर हमें प्रॉपर दिया जाएगा, इख्तियार दिया जाएगा कि हमारे नुमाइंदों को हमारी जो ग्रास रूट लेवल पे है, यूनियन काउंसिल्स हैं, फिर उसके आगे प्रोविंशियल हैं, इस तरह अगर सिलेक्ट किया जाएगा तो हमारी नुमाइंदगी बहुत अच्छी होगी, वो हमारी आवाज़ भी बनेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि हमने इनसे अगली इलेक्शन में वोट लेने हैं जाके। जब तक हमारे पास वोट का राइट नहीं होगा तब तक हमें ये सारी चीज़ें हम यूं ही पिसते रहेंगे। क्या कहते हैं नदीम साहब? या मेरे ख्याल से भी आपकी मैं बात से इत्फाक करता हूँ कि हमारे जो पाकिस्तानी अक़लीती नुमाइंदे हैं जी। उनको भरपूर तरीके के साथ सेनेट में सामने आना चाहिए जी। और जो आवाम की हकूक़ हैं जी। उस पर आवाज़ बिल्कुल उठानी चाहिए, क्योंकि हम उनको अपना लीडर मानते हैं और इसीलिए हम उनको आगे लाना चाहते हैं कि वो हमारी आवाज़ बने। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि मैं शायद क्रिश्चियंस जो लीडर्स हैं वो बहुत कम हैं। स्कूल में भी पॉलिटिक्स नहीं है, कॉलेजेस में भी क्रिश्चियन पॉलिटिशियंस नहीं हैं जहाँ से जो बेस बनती है। तो इस तरह की कोई हमारे पास इंस्टीट्यूशन नहीं है जो हमारे क्रिश्चियंस को प्रमोट कर सके। चर्चिस में भी यूथ्स जो होती हैं वो भी इस बात को इतना प्रमोट नहीं करती हैं, लीडर्स पैदा नहीं हो पा रहे हैं हमारी कम्युनिटी में। ये भी एक ड्रॉबैक है। क्या समझते हैं आप? मेरे ख्याल में चर्च को एक अपना रोल अदा करना चाहिए, लेकिन पॉलिटिशियंस जो हैं हमारे उन्हें अपना रोल अदा करना चाहिए। उन्हें इस जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए कि नोट बना लिए, काफ़ी हो गए हैं, अब कम्युनिटी की बात कर लें, क्योंकि हमारी बच्चियां हर दिन
बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है, उन्हें किडनैप किया जा रहा है, ठीक है, लॉबिंग करनी चाहिए उन्हें पार्लियामेंट में जाके। वो पार्लियामेंट के किसी जब भी सेशन होता है उसमें वो कभी होते हैं कभी नहीं होते, जब वहाँ हाजिरी नहीं होगी उन्हें पता नहीं होगा क्या हो रहा है, ठीक है। उनकी सिर्फ ये जिम्मेदारी है कि अच्छा यार इधर से बजट लो, इधर से खांचा मारो और ये काम अपना कर लो, ठीक है। साबर माइकल ने बहुत ज़बरदस्त बात की कि जब वो थाईलैंड में गए, जी बिल्कुल एग्जैक्टली, थाईलैंड में पाकिस्तानी मसीही बहुत इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, मलेशिया में, श्रीलंका में, लेकिन अभी तक उनकी दादरसी नहीं हो सकी है। उनके साथ जाके उन्होंने जो ज्यादती की वो हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, वो हमारे अपनों ने की। उनकी पार्टी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, वो अपनी पार्टी लाइन के मुताबिक ही जाकर, क्योंकि वो भी एक यूनाइटेड नेशन का अदारा है, तो वहाँ पे भी उन्होंने गवर्नमेंट को थोड़ा अपर हैंड देना है, तो इस वजह से उन्होंने जाके यूएनएचसीआर में बोला कि पाकिस्तान में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ है। अगर वो बोलते नहीं है तो फिर शायद यूएनएचसीआर या और जो बैनुल-अक़वामी अदारे हैं वो इस बात पे एक्शन लेते। आई थिंक ये बिल रिजेक्ट होने की मेन वजह भी ये थी कि एक अगर मिनॉरिटी की जो नुमाइंदगी थी वो भी अगर पीपल्स पार्टी की खातून थी तो वो भी वॉकआउट कर गई, ठीक है। और यही एक था, अगर ये सारे होते वहाँ पर तो शायद ये नौबत ना आती, कुछ मनवा के होते। और होना चाहिए जब हमारे हक की बात आती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, मुझे एक अगर मिनट मिल जाए। कृष्णा कुमारी ने, सेनेटर कृष्णा कुमारी ने, साबिर साहब कुछ इस बारे में कहना चाह रहे हैं? जी साबिर साहब क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि कृष्णा कुमारी को तो हमें 100 बार सलाम करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारा अपना सेनेटर तो क्या ही नहीं, वो हालांकि वो बड़ी जूनियर सेनेटर है, लेकिन उसने बहुत बहस की इनसे, सेनेटर जावेद अब्बासी से, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से, और उन्होंने एज ए स्ट्रेटेजी जो है उन्होंने वॉकआउट किया। क्योंकि याद रखें, अगर वो स्ट्रेटेजी वाइज अगर वो वॉकआउट ना करती तो ये न्यूज नहीं बनती, ये वहीं चुप करके रिजेक्ट हो जाता। उन्होंने जो मुकालमा किया वहां कमेटी के लोगों के साथ, जो वॉकआउट किया, इसकी वजह से ये न्यूज बनी कि पाकिस्तान माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल जो है वो रिजेक्ट हो गया है। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो हिंदू होते हुए, एक जूनियर पॉलिटिशियन होते हुए, एक्चुअली उनका बैकग्राउंड भी समाजी कारकुन का है, वो कम्युनिटी वर्कर में काम करते नहीं है। बिल्कुल वो ज़ाहिर है, वो उन्होंने अपने तौर पे जो कर सकती थी बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल। जी नाज़रीन, आपने हमारे तीनों मेहमानों से उनके ख्यालात सुने और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गेस्पर डैनियल साहब का, नदीम सैमुअल साहब का और जनाब डॉक्टर प्रोफेसर साबर माइकल साहब का कि उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और हमारे साथ बहुत ही अपनी कीमती राय को पेश किया। नाज़रीन, इसी तरह हम आपके साथ आगे भी बहुत से मसाइल जो पाकिस्तान में इस वक्त अभी बहुत ग्रास रूट लेवल पे हैं उनको ऊपर लाने की ज़रूरत है, और हम ये कोशिश करेंगे कि BTL के हवाले से उन तमाम मसाइल को उजागर किया जाए ताकि उन मसाइल का हल तलाश करके अपनी कौम को अपलिफ्ट किया जाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब गेस्पर डैनियल साहब का, नदीम सैमुअल साहब का और डॉक्टर प्रोफेसर साबर माइकल साहब का कि उन्होंने अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया। नाज़रीन, इसी तरह हम लोग बहुत से मसाइल जो अभी ग्रास रूट लेवल पे हैं और जिनको अभी हमारे ऐवानों में जाने की ज़रूरत है, उन तमाम मसाइल को हम लोग उजागर करते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा, प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा भी है को देखते रहिएगा और हमारे BTL चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी देखें और इस बात को दूसरों तक फैलाएं और हम अपनी कौम की आवाज़ बन सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बी विद अस। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the